Hello everyone, welcome to the next lecture of Import Export Procedures and Documentation। इसके पहले हमने क्लासेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का एक्सपेक्ट है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में दो तरीके से फाइनेंसिंग हो सकती है, दैट इज़ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद से फिर यहाँ पे मूव ऑन करें ताकि समझने में आपको आसानी हो। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे अबाउट पैकिंग क्रेडिट लोन। यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड किसी भी एक्सपोर्टर को या इम्पोर्टर को लेना ज़रूरी होता है बिफोर एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड या एंटरिंग इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है इशू कौन करता है? इट इज़ इशूड बाय DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड को इशू करेंगे और इसके बाद से नाउ अंडर द पैकिंग क्रेडिट लोन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दैट कोड विच इज़ इन द अल्फान्यूमेरिक फॉर्म। नेक्स्ट इज योर SAL ऑफ ECGC। अब SAL होता क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का नाम है SAL, जहाँ पे कंपनीज के साथ साथ कंपनीज में जो प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ के मेन मैनेजर्स हैं, सबके वहाँ पे नाम लिखे होते हैं। ऑल द नेम्स आर लिस्टेड इन द सेल ऑफ ECGC, दैट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ ECGC। RBI कॉशन लिस्ट। ठीक है, RBI कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिफाइन कर देगा जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी पैकिंग क्रेडिट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी या फिर कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अंडर दैट पैकिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इज सैंक्शनड लिमिट्स। कितने ज़्यादा पैकिंग क्रेडिट जो है वो सैंक्शन करना है, कितना ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस में वो जो फाइनेंस है, जो क्रेडिट है आपका, कितना ज़्यादा उनको अवेल करवाना है वहाँ पे। नेक्स्ट इज कंफर्म्ड ऑर्डर और LC। ठीक है, कंफर्म्ड ऑर्डर मैंने बताया था, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस यानी ड्राफ्ट्स के फॉर्म में, और LC आप सबको पता होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इट कैन बी एनीथिंग, स्टैंड बाय LC हो सकता है या इसके अलावा रिकवरेबल LC हो सकता है, ट्रांसफरेबल LC हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेनोर। टेनोर इज बेसिकली द टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम पीरियड की बात यहाँ पे की जाती है। अगर आपको पता हो तो टेन्योर जो इसकी स्पेलिंग होती है TENURE एंड TENOR, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, सो टेनोर एंड टेन्योर बोथ आर द सेम थिंग्स विच मीन्स द टाइम लिमिट। इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स आर बेसिकली द टर्म्स विच आर यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स जो हैं जो कि डिफाइन कर दी गई हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस जब आप करेंगे सो आपको ये सारी टर्म्स जो हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी बिजनेस करें इधर एज अ इम्पोर्टर और एज अ एक्सपोर्टर, सो आपको अगर वो टर्म्स यूज़ करनी पड़े या फिर सामने वाला जो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर है अगर वो टर्म्स यूज़ कर रहा है, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स। ठीक है, सो इनको टर्म्स क्या होती हैं, बेसिकली डिफाइन करती हैं कि किस पार्टी की लाइबिलिटी ज़्यादा है। अगर इम्पोर्टर है तो वो किन किन खर्चों के लिए लाइबल है, और अगर एक्सपोर्टर है तो वो कौन से एक्सपेंसेस के लिए लाइबल है। ठीक है, सो ये ऐसे मूव करती है कि फ्रॉम द एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और फ्रॉम द इम्पोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। सो एक्सपोर्टर से स्टार्ट होकर, मतलब कम से कम एक्सपेंस और कम से कम रिस्क उठाना पड़े एक्सपोर्टर को। ठीक है, वहाँ पे इनको टर्म्स डिफाइन की जाती हैं और मूव करती हैं फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर। लास्ट वन इज क्वांटम ऑफ लोन। क्वांटम ऑफ लोन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ लोन, दो जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है लोन की जो कि आपको मिल सकती है अंडर पैकिंग क्रेडिट, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। नाउ रिगार्डिंग पैकिंग क्रेडिट लोन और पॉइंट्स कुछ हैं। गुड्स मस्ट बी फ्रीली एक्सपोर्टेबल। ठीक है, जो भी आपके गुड्स हैं वो फ्रीली एक्सपोर्टेबल वहाँ पे होने चाहिए।
यानी उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी बैंड, कैनलाइज्ड और रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, गवर्नमेंट के साइड से उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या फिर बैन नहीं लगे होने चाहिए उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसकी? इंडिया की, मतलब डोमेस्टिक कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आईटीसी, आईटीसी स्टैंड्स फॉर बेसिकली योर इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, आईटीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन अंडर हार्मोनाइज्ड सिस्टम। एचएस स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिसी या फिर ट्रेड, एक तरीके से कह लीजिए कि गाइडलाइंस वहाँ पे दी जाती हैं कि कौन कौन से लिमिटेशन को ध्यान में रख के किसी एक्सपोर्टर को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सबको पता है कि एफटीपी डिज़ाइन की जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आईटीसी इज़ इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन अंडर हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ठीक है, ये भी एक तरीके की पॉलिसी समझ लीजिए कि यू आर जस्ट डिफाइनिंग दैट पर्टिकुलर लिमिटेशंस ऑफ डूइंग ट्रेड। एक्सपोर्टर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या फिर कौन कौन से पेमेंट कंडीशंस में उसको ऑपरेट करना है टुवर्ड्स बिजनेस। बीटीएन स्टैंड्स फॉर ब्रुसेल्स टैरिफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ब्रुसेल्स आपकी एक जगह का नाम है और टैरिफ पता ही है आपको, एंड नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली कौन कौन सी टर्म्स जो होंगी जो इंटरनेशनल ट्रेड में डिफाइन की जाती हैं उसकी यहाँ बात की जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि पैकिंग क्रेडिट लोन जो है, जब उसका हम लोन सेक्शन करेंगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में हमको रख के सेक्शन करनी है। जितनी भी रूलिंग्स होती हैं अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या आईटीसी के अंडर में या फिर बीटीएन के अंडर में, वो सारी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन कंट्री यानी द इम्पोर्टिंग कंट्री, कहाँ पे आपका गुड्स जाने वाला है। ठीक है, सो डेस्टिनेशन कंट्री की बात करें, सो पैकिंग क्रेडिट इज ऑल्सो शुड बी डिजाइंड बाय कीपिंग इन द फोकस द डेस्टिनेशन कंट्री या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ एडवांस। पीरियड ऑफ एडवांस इज कितने समय पहले आपको एडवांस मिल गया था। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर एडवांस पेमेंट का केस है, मेथड्स ऑफ पेमेंट में हमने किया था एडवांस पेमेंट और ओपन अकाउंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अगर एडवांस पेमेंट का केस है और टाइम फ्रेम कहीं ज़्यादा हो चुका है आपको पेमेंट मिले हुए, लेकिन अभी तक गुड्स आपने मैन्युफैक्चर भी नहीं किए हैं या फिर बना के उनका पहला लॉट डिस्पैच नहीं किया है। ठीक है, इन दैट केस पैकिंग क्रेडिट लोन मिलने में शायद दिक्कत होगी आपको। ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर विल बी प्रॉब्लम इन अवेलिंग द पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी। डिसबर्समेंट ऑफ पीसीएल। डिसबर्समेंट ऑफ पीसीएल इज बेसिकली द पीसीएल मीन्स द पैकिंग क्रेडिट लोन। ठीक है, जो भी आपको लोन मिलने वाला है, अब नाउ उसके डिसबर्समेंट में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी। डिसबर्समेंट इज बेसिकली टू मेक अवेलेबल समथिंग टू समवन। ठीक है, जो भी लोन के फॉर्म में डिसबर्समेंट मिलता है या पैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सपेंसेस आपने इनकर कर लिए हैं पहले और उसका डिसबर्समेंट जो है वो बाद में मिला आपको। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि फॉर द पर्पस ऑफ सम ऑफिशियल टास्क अगर कोई पर्सन जा रहा है और उसने कन्वेंस चार्जेस पे किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं और वही खर्चा उसको बाद में फिर कंपनी वापस दे देती है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसबर्समेंट। ठीक, सो प्रायोरिटी सेक्टर सॉरी इट इज़ अ पैकिंग क्रेडिट लोन, जो डिसबर्समेंट उसका होना होता है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अंडर दिस प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में बता दूँ आपको कि समझने से ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका है कि हाउ मच यू कैन जस्ट समराइज द थिंग्स। ठीक है, पॉइंट्स जो हैं लर्न करने वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं, टेक्निकल टर्म्स कुछ ज़्यादा होंगी, एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही मिनिमम है, एक्सप्लेन करने के ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट यू आर जस्ट देयर शुड बी सम अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी मगअप आप कर ले जाएं, थोड़ा सा उनको लर्न कर ले जाएं वहाँ पे। ठीक है, सो प्री शिपमेंट फाइनेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज़ द पैकिंग क्रेडिट लोन, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी हैं जो कि मैंने बता दी आपको। अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आईटीसी क्या होता है, बीटीएन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करने वाली हैं बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट point under pre-shipment finance is the export of services। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में पहला आपका पॉइंट था, इसके पहले जो हमने किया था दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्री शिपमेंट
दैट वाज द पैकिंग क्रेडिट लोन। और नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस may be provided to the exporters of all the 161 tradable services covered under the general agreement on trade and services, where the payment of such services is received in the foreign exchange at as stated in chapter 3 of FTP 2009 to 14। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिज़ाइन की गई थी ऑफ 2009 टू 14, जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की गई थी अकॉर्डिंग टू, जस्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिज़ाइन की गई थी ये 5 साल की, जहाँ पे 161 ट्रेडेबल गुड्स की बात की गई थी वहाँ पे, ठीक है। ऐसे गुड्स जो कि वहाँ पे उनको परमिट किया गया था अंडर प्री शिपमेंट एंड पोस्ट फाइनेंस कैटेगरी, जिसको हमने नाम दिया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज वेयर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज रिसीव्ड। यस, सो यहाँ पे क्या था कि यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ जनरल एग्रीमेंट, जहाँ पे 161 ट्रेड एंड सर्विसेज को वहाँ पे डिफाइन किया गया था। So all the provisions of the circular shall apply mutatis mutandis to export of services as they apply to export of goods unless otherwise specified। ठीक है, ये कह रहे हैं कि there is a term which is mutatis and mutandis। इसका मतलब ये होता है कि वाइस वर्सा की फॉर्म में ले सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब इंपोर्टर के साइड्स पे भी और एक्सपोर्टर के साइड्स पे भी दोनों तरीके से यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसको? द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे 161 ट्रेडेबल गुड्स को परमिशन दी गई थी अंडर द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज ऑफ द FTP पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2009 टू 2014। नाउ लेट्स सी द कंडीशन फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है, प्री शिपमेंट में आपकी 2 चीज़ें थी, पैकिंग क्रेडिट लोन्स एंड एक्सपोर्ट शिपमेंट या एक्सपोर्ट सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएट सैंक्शनड लिमिट। पोस्ट शिपमेंट में जो कि आपको अमाउंट सैंक्शन की गई होगी इन द फॉर्म ऑफ लोन, इट शुड बी एप्रोप्रिएट। ठीक है, इतनी होनी चाहिए कि पोस्ट शिपमेंट का जितना क्राइटेरिया है वहाँ पे वो आप वो मीट अप कर लें, वहाँ पे मीट आउट कर लें। लिक्विडेशन ऑफ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक, इन केस अगर अब ख़त्म करना है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए वो एप्लीकेबल था बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल नाउ फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि वो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो उसको हम ख़त्म कर दें, उसको हम लिक्विडेट कर दें, तो उसका भी प्रोसेस डिफाइन होगा वहाँ पे। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, दैट इज़ इट इज़ कंसिडर्ड एज द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टाइम। ठीक है, कितना टाइम आपको लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ द गुड्स। जब गुड्स को भेजेंगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम कितना लग रहा है, कन्वेंस टाइम कितना लग रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। इराक के केस में इट इज़ कंसिडर्ड एज 60 डेज। ठीक है, ये एग्जांपल के फॉर्म में इसको समझो कि इराक के केस में लाइक इट इज़ गिवन इफ इट इज़ 60 डेज, सो it will be considered as normal transit period. यूसेंस बिल इज जस्ट लाइक इन केस ऑफ लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे हम बिल्स की डिस्काउंटिंग करा लेते हैं, सो यूसेंस बिल्स भी उसी के पर्पस पे डिफाइंड होते हैं। फिक्स्ड ड्यू डेट इज बेसिकली कि आपने पहले ही डेट तय कर ली है कि पेमेंट आपको इस टाइम पे मिल जानी चाहिए। जैसे कि सामान डिस्पैच किया गया एक्सपोर्टर के पास से गुड्स निकल चुके हैं एंड नाउ ही हैज़ फिक्स्ड द टाइम कि हमको आने वाले 3 महीने के अंदर लाइक से 28th ऑफ जुलाई आई वांट द पेमेंट फॉर माय एक्सपोर्ट, आई वांट द पेमेंट फॉर माय गुड्स। ठीक है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड ड्यू डेट। तो फिक्स्ड ड्यू डेट को ध्यान में रख के भी पोस्ट शिपमेंट का जो क्राइटेरिया होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है। नाउ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, TT reimbursement under LC। TT reimbursement is basically like ट्रांसफरेबल जो आपका LC होता है वहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि देयर शुड बी, अगर ट्रांसफरेबल आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है सो उसका भी यहाँ पे प्रोविजन दे रखा होता है अंडर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, उसके हिसाब से भी वहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं या फिर
जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं अकॉर्डिंग ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके हिसाब से यू आर गेटिंग द मेन बेनिफिट ऑफ द पेमेंट. ओवर ड्यू बिल्स, अगर कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि इनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लाइक कन्वेंस चार्जेस हो गए या फिर लोडिंग चार्जेस हो गए, या समवेयर से अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कुछ हो गए, सो उनका बिल का पेमेंट के लिए भी आप पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकते हैं. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट. टाइम लिमिट की अगर एक्सटेंशन हो जाती है वहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 3 महीने बाद आपको पेमेंट चाहिए, सो अगर उसका आपने एक्सटेंशन कर दिया बाद में, लाइट से आपने 1 महीने और बढ़ा दिया उसमें, ठीक है, सो 4 महीने का एक्सटेंशन हो गया, सो उसके हिसाब से फिर जो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिज़ाइन किया गया था उसमें फिर आप डिफरेंस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली फॉर द केमिकल गुड्स, जहाँ पे आप केमिकल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं या केमिकल गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे एक तरीके का प्रोसेस होता है. ठीक है. सो इट इज़ अगर वो प्रोसेस भी वहाँ पे कवर्ड है, सो फॉर दैट पर्पज यू कैन ऑल्सो गेट द पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट. एंड द लास्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एक्सपोर्टर्स इन RO डिलेड क्रेडिट. ठीक है. अगर क्रेडिट जो है डिले हो जाता है, कौन सा क्रेडिट? पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट. अगर डिले हो रहा है तो इन दैट केस यू विल गेट द कंपनसेशन. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर जो है लॉस नहीं फेस कर पाएगा उस केस में. सो फॉर दैट पर्पज द एक्सपोर्टर विल गेट द कंपनसेशन फॉर द डिलेड एक्सपोर्ट क्रेडिट. जो भी है उसके पास पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस पहुंचने वाला था लेकिन टाइम पे नहीं पहुंचा है, इन दैट केस ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर दैट. Okay, we will try to discuss the next topics and next aspects of this chapter in the next video. So for the time being, let's keep it short for today. In case if you have any doubt, you can ask me in the comment section or in the WhatsApp group. So be healthy, be safe, and keep practicing. Thank you.